आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है और ये सुर्खियों में भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बहादुर बेटे की भी। गृहमंत्री अमित शाह गणेश उत्सव के बीच मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने लाल बाग के राजा समेत अलग अलग पंडालों में जाकर बाप्पा का आशीर्वाद लिया। इससे पहले वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर भी गए, जहां उन्होंने गणपति के दर्शन किए। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह भी मौजूद रहीं। गणपति उत्सव के तीसरे दिन भी मुंबई के लाल बाग के राजा के दरबार में दिन भर भक्तों की भारी भीड़ रही। यहां भक्तों की लंबी लंबी कतार लग गई। वहीं इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने भी लाल बाग के राजा के दर्शन किए और मत्था टेक कर बाप्पा का आशीर्वाद लिया। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता विनोद राज एक बार फिर से अपने नेक काम को लेकर सुर्खियों में आ गए। दरअसल वो कर्नाटक में बेंगलुरु के पास सड़क के गड्ढे भरवाते नजर आए। ये सड़क नेलमंगला और ढोडबल्लापुर को जोड़ती है। अभिनेता विनोद राज पहले भी ऐसे सामाजिक कार्य को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। वो खुद अपने पैसों से सड़क के गड्ढे भरवाते हैं। कर्नाटक में बेंगलुरु के पास किन्नीगोली से एक स्कूली छात्रा की बहादुरी का वीडियो सामने आया। दरअसल उसने हादसे की चपेट में आई अपनी मां की जान बचा ली। हुआ ये कि चेतना नाम की ये महिला अपनी बेटी को ट्यूशन सेंटर से लेने के लिए सड़क पार कर रही थी, तभी एक ऑटो उस पर पलट गया। इसके बाद उसकी बेटी ने तुरंत ऑटो को उठाया और अपनी मां को बाहर निकाल लिया। इस हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल चेतना को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि ऑटो चालक और दूसरे यात्रियों को मामूली चोटें आईं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर नाबालिग बच्चों के पॉर्न एडिक्शन से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप की कोशिश की गई। बच्चे की मां ने स्कूल के ही 3 नाबालिग बच्चों पर रेप के प्रयास का आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज करके तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह की कुछ और घटनाएं भी सामने आई है। पुलिस की जांच में निकलकर सामने आया है कि ऐसे बच्चों को पॉर्न देखने का एडिक्शन है। ऐसे में जरूरी है कि नाबालिग बच्चों के पॉर्न एडिक्शन को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। देवभूमि उत्तराखंड से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। उधम सिंह नगर के एक सरकारी स्कूल में एलकेजी में पढ़ने वाली 4 साल की बच्ची दुष्कर्म का शिकार हो गई। हैरानी की बात यह कि स्कूल में पढ़ने वाले 3 बच्चों ने ही उसके साथ ही घिनौनी हरकत की। पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चे नाबालिग हैं और उसी स्कूल में कक्षा 1, 2 और 5 में पढ़ने वाले छात्र हैं, जिनकी उम्र 9, 11 और 14 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि गांव की रहने वाली महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 4 साल की बेटी के साथ स्कूल के 3 छात्रों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। वो बच्ची ने अपने पेरेंट्स को बताया, तो पेरेंट्स को जब बताया तो तुरंत जो है हम कार्रवाई करते हुए स्कूल के टीचरों के साथ बात करा हमने। उस बच्ची का तत्काल जो है हमारा महिला सब इंस्पेक्टर ने नियमानुसार महिला सब इंस्पेक्टर और महिला पुलिस कर्मचारीगण ने उनका एक बार प्रथम दृष्टया फर्स्ट लेवल का बयान लिया, जिसमें उस बच्ची ने पुष्टि किया। तो और महिला पुलिस की मौजूदगी में सितारगंज कोतवाली की पुलिस द्वारा वहां पर सितारगंज हॉस्पिटल में जाकर एक गायनेकोलॉजिस्ट से मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है। तो मेजर इंजुरी कुछ नहीं है बच्चे को। यस, थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट्स पे इंजुरी है, तो ये चीज का पुष्टि हुआ है। तो मतलब सेक्सुअल ऑफेंस का या सेक्सुअल मैनिपुलेशन का पुष्टि हुआ है। तो तत्काल जो है तहरीर को भी प्राप्त करते हुए हमने वो तीनों बच्चों को देर शाम को ही हमने तीनों जो बेसिकली तीनों जुवेनाइल डिविएंट्स ऑफ लॉ बोलते हैं इसको। इसका एक टेक्निकल टर्म है डिविएंट ऑफ लॉ। डिविएंट्स बोलते हैं उनको कि अपराधी या आरोपी नहीं बोल सकते उनको। वो जो नाबालिग जो बाल अपराधी बोलते हैं ना उनको ऐसे ही बोलते हैं। डिविएंट्स को, डेलिक्वेंट्स को हमने तीनों बच्चों को उनको हमने
ऑब्जर्वेशन में लिया, संरक्षण में लिया और उस घटना की पुष्टि भी हुआ है। वो तीनों बच्चों ने बताया भी है कि उनके द्वारा यही हरकत की गई है। जानकारी के मुताबिक ये वारदात 3 सितंबर को एक प्राथमिक विद्यालय में हुई। एक महिला हमेशा की तरह सुबह करीब 8 बजे अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर घर चली आई, लेकिन 2-3 घंटे बाद ही बच्ची रोती हुई घर आ गई। महिला ने बताया कि जब उसने पूछा तो बच्ची ने बताया कि कुछ लड़कों ने स्कूल में उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की। स्कूल में हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 छात्रों को पकड़ लिया है। तीनों छात्र नाबालिग हैं, इसलिए पुलिस ने सबसे छोटे 6 साल के आरोपी को रिहा करते हुए 2 अन्य को बाल सुधार गृह में भेज दिया। बीते कुछ समय से सेक्स की ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें आरोपी नाबालिग बच्चे पाए गए हैं। साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों ही ये मानते हैं प्यूबर्टी के समय बच्चों में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसके चलते वो सेक्स के बारे में जानना चाहते हैं। और पॉर्न देखते समय एक केमिकल जिसका नाम है डेट्रॉइन वो रिलीज होता है बच्चों के दिमाग में, जिसकी वजह से उनकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो बढ़ते चले जाते हैं। अकेलापन, बच्चों के अंदर पीयर प्रेशर कि दोस्तों ने देखा है, दोस्तों ने बोला है, वो एक चीज, या फिर सही टाइम पर सही शिक्षा ना देना, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है इस तरीके के क्राइम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके जो है इसे सही टाइम पर जो है वो रोका जा सकता है अगर पेरेंट्स और टीचर बच्चों पर ध्यान दें। पुलिस ने ये भी बताया कि पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बीच उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने इस घटना के मद्देनजर प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही हेडमास्टर का तबादला कर दिया गया। हालांकि उधम सिंह नगर में नाबालिग बच्ची के साथ हुई वारदात से पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। बीते कुछ महीनों में रेप की कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें आरोपी नाबालिग हैं। इसी साल अप्रैल में मध्य प्रदेश के रीवा में एक लड़के ने अपनी 9 साल की बहन का रेप किया। इसके बाद मां के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। वहीं नवी मुंबई में एक लड़के ने अपने 15 साल की बहन का रेप किया, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई। बताया गया कि इन दोनों आरोपी लड़कों की उम्र महज 13 साल थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि रीवा और मुंबई में हुई इन दोनों घटनाओं का कारण एक ही है, पॉर्न एडिक्शन। इवॉल्व ट्रीटमेंट की एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में 18 साल के पहले करीब 90% लड़कों और 60% लड़कियों ने पॉर्न देखा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के साल 2017 से 2021 के आंकड़ों के अनुसार यानी 5 सालों में 7,111 नाबालिग बलात्कार में शामिल थे। इनमें से 1,756 की उम्र 12 से 10 साल के बीच और 80 की उम्र 12 साल से भी कम थी। सिर्फ साल 2021 में 1,291 नाबालिग रेप जैसी वारदात में शामिल थे। लेकिन बच्चों को रेप की लत कैसे लगती है, ये बड़ा सवाल है। बच्चों में पॉर्न की लत की कुछ और भी वजह हैं। कम उम्र में फोन मिलने से जहां एक और पढ़ाई में आसानी होती है, तो वहीं बच्चों के गलत रास्ते पर जाने के चांस भी बढ़ जाते हैं। 12 से 13 साल के बच्चों में हार्मोनल चेंजेस के चलते फिजिकल रिलेशन बनाने के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। अगर माता पिता दोनों वर्किंग हैं तो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते और ज्यादातर समय बच्चा मोबाइल में ही बिजी रहने लगता है। कई बार बच्चे अकेलेपन की वजह से पॉर्न को एज ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देखते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में उनकी सोच को प्रभावित करता है। दोस्तों के दबाव में आकर भी अक्सर बच्चे पॉर्न देखने के एडिक्ट बन जाते हैं। कम्युनिकेशन गैप, बच्चों से यौन शिक्षा पर खुलकर बात न करना भी पॉर्न एडिक्शन का एक बड़ा कारण हो सकता है। जब छोटे बच्चों को, टीनेजर्स को या प्री टीन्स को पॉर्न एक्सेस मिल जाता है ऑन द मोबाइल फोन्स, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो चीज़ें बैलेंस करती हैं एजुकेशन में, सेक्स एजुकेशन में, कि राइट प्रैक्टिसेस क्या है, राइट एज क्या है, सिंगल पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर, प्रिकॉशंस क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन बच्चों को नहीं मिली ऑलरेडी। इम्बैलेंस के कारण देयर विल बी अ चांस दैट दे विल स्टार्ट प्रैक्टिसेस जो अनसेफ हैं, जो रिस्की हैं, जो वायलेंट हैं। क्योंकि अगर पॉर्न के वीडियोस बच्चे की सेक्सुअल एजुकेशन का सोर्स है या इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ से उसको पॉजिटिव या हेल्दी एस्पेक्ट्स नहीं मिलेंगे सेक्स रिलेटेड। वहाँ से वो सारे के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही ग्रास्प कर लेगा। एंड बिकॉज द एज इज़ वेरी टेंडर, वेरी यंग और इम्पल्सिव बहुत होते हैं, और उसी एज में हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं, उसी एज में प्यूबर्टी भी स्टार्ट हो रही है, तो रेगुलेशन नहीं होगा, ये नहीं पता होगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में भारत में हुए रेप के मामलों में 6% नाबालिग शामिल थे। इसलिए समय रहते ही इसे कंट्रोल करने में पेरेंट्स और टीचर्स काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
इसे रोकने के लिए पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों से पॉर्न के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। बच्चों को सही उम्र में यौन शिक्षा दे सकते हैं। समय से पहले फोन देने से बचें और अगर दे रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से लिमिट और एक्सेस सेट कर दें। एडिक्शन का पता चलने पर बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करें। इसके अलावा थेरेपी और काउंसलिंग भी करवाएं। That is why schools में 5th and 6th onwards it is in a part of the curriculum also कि sex education provide करनी है, वो depth में provide करनी है। Same should be the practice told to parents also कि बिना किसी शर्म के, बिना किसी हिचकिचाहट के कि हमें बच्चे को कितना बताना है, कितना बताने में हमें शर्म आ रही है। Sex education should be a part of normal discussions between parents and children who start stepping into pre-teens। अब तो हम ये बात नहीं करते कि टीनेज को बताना है, हम बात करते हैं कि प्री टीन्स जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं उनको भी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया जाए अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट सेक्स, अबाउट हेल्थी सेक्स, अबाउट प्रिकॉशंस, अबाउट व्हाट इज सोशली राइट, व्हाट इज सोशली रॉन्ग। देन द चांसेस ऑफ दीज वायलेंट सेक्शुअल क्राइम्स कैन बी कंट्रोल टू सम एक्सटेंट। लेकिन इसको अप्लाई करना पड़ेगा बहुत ही बड़े लेवल पर, हर स्कूल के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट में, विलेज में, और जनरली अवेयरनेस पेरेंट्स के लेवल पे भी बिल्ड करने की जरूरत है। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इंटरनेट प्रोवाइडर्स को 800 से ज्यादा पॉर्न वेबसाइट ब्लॉक करने के लिए कहा था। हालांकि अब भी देश में इन्हें पूरी तरह से बैन नहीं किया जा सका है। आंकड़े देखें तो हर साल सैकड़ों नाबालिग रेप जैसी वारदात में शामिल होते हैं और इतनी कम उम्र में ये लड़के ऐसा जघन्य अपराध कैसे कर बैठते हैं। ऐसे में जरूरी है कि नाबालिग बच्चों के पॉर्न एडिक्शन को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजधानी में एक मंकी पॉक्स के मरीज की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों की खबर, आइसोलेशन में रखा गया है मरीज। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस वहां आम आदमी पार्टी को 3 सीट से ज्यादा नहीं देना चाह रही थी। इस बीच अब आम आदमी पार्टी ने राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल अदालत ने दोनों की अर्जी खारिज कर दी। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा ने ईडी के समन के खिलाफ ये याचिका दायर की थी। ये मामला पश्चिम बंगाल के स्कूलों में नौकरी घोटाले से जुड़े आरोपों को लेकर है, जिसपे ईडी ने पेशी के समन भेजे थे। मंकीपॉक्स के मामलों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर है। भारत में इसका पहला संदिग्ध केस सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की। इसमें मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने की सलाह दी। भारत दौरे पर आए अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने क्राउन प्रिंस का स्वागत किया। दोनों नेता बड़ी ही गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से गले मिले। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रेलवे ट्रैक पर मिले एलपीजी सिलेंडर के मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। रेलवे और पुलिस के अलावा एनआईए भी इस मामले की जांच में शामिल हो गई है। आशंका है कि रविवार रात प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारकर एक बड़ा हादसा अंजाम देने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में 69,000 टीचर भर्ती मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने आरक्षण की वजह से 3 महीने के अंदर नई सूची जारी करने का आदेश दिया था, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और हाईकोर्ट पे पक्षकारों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कुख्यात अंडरवर्ल्ड बदमाश प्रकाश पांडे के सन्यासी बनने के मामले में विवाद हो गया और जूना अखाड़ा ने जांच बिठा दी। साथ ही उन साधु संतों पर भी कार्रवाई की बात कही जिन्होंने प्रकाश पांडे को दीक्षा दी थी। इससे पहले बताया गया था कि अल्मोड़ा जेल में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा हरिद्वार की ओर से प्रकाश पांडे को दीक्षा दी गई और जूना अखाड़ा का उत्तराधिकारी बनाया गया। इसके साथ ही बदमाश प्रकाश पांडे का नया नाम प्रकाशानंद गिरी भी रखा गया था। प्रकाश पांडे मूल रूप से नैनीताल जिले के खनैया गाँव का रहने वाला है। कहा जाता है कि वो छोटा राजन के साथ भी काम कर चुका है और दिल्ली क्राइम ब्रांच के एसीपी राजवीर सिंह की हत्या के मामले में भी वो शामिल था। अभी वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या के केस को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस को कहा कि वो डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इससे पहले सीबीआई ने जांच पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालत को सौंपी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आगे की तफ्तीश के लिए सीबीआई को 1 हफ्ते का और वक्त दे दिया। जोधपुर में भारतीय सेनाओं ने इतिहास रच दिया। दरअसल वहां थल सेना, वायुसेना और नौसेना के तीनों वाइस चीफ ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरी। इस दौरान वो करीब 45 मिनट तक आसमान में रहे। वहीं उड़ान के बाद एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल AP सिंह, नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी तीनों ने तेजस की तारीफ की। ये मौका वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास तरंग शक्ति का रहा। खबरों के एक्सप्रेस से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की और चर्चा के दौरान एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी और संघ को भी कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने कहा कि RSS को लगता है कि भारत एक विचार पर है बना हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि भारत कई विचारों से मिलकर बना हुआ है। यही नहीं, राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान में सब कुछ मेड इन चाइना है। अब राहुल के बयान पर देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी राहुल पर देश को बदनाम करने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस पूछ रही है कि पीएम मोदी जब पहले की सरकारों पर विदेश में तंज कसते हैं तो क्या वो देश का सम्मान होता है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अपने पहले अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी RSS को निशाने पर लिया। टेक्सास के डलास में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी, RSS और उनकी पार्टी कांग्रेस के बीच विचारधारा का टकराव है। This is part of the ideological fight between the BJP and us, right? The BJP and the RSS believe that women should be restricted to a particular role. They should stay at home. They should cook the food. They should not talk too much, right? And we believe that women should be allowed to aspire to whatever they want to do. अमेरिकी धरती से बीजेपी RSS पर राहुल गांधी ने हमला किया तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस हमले का जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि RSS को समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। RSS को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई RSS को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो RSS को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते। राहुल गांधी ने संसद में दिए गए अभय मुद्रा वाले अपने भाषण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे आने के कुछ मिनट के अंदर ही लोगों के मन से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का डर समाप्त हो गया। Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. You see, and the other thing that happened that was very beautiful, that in fact I was amazed that it happened so quickly, was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. वहीं ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कल डलास में प्रवासी भारतीयों के बीच राहुल गांधी का परिचय कुछ इस तरह कराया कि वो फिर से सुर्खियों में आ गए। Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no papu.
He's highly educated. He's well read. He's a strategist with deep thinking on any subject. पित्रोदा के इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया और इस पर सियासत शुरू हो गई। सैम पित्रोदा ने आपको जरूर कहा कि ये पप्पू नहीं है, सैम पित्रोदा वही हैं जो सैम पित्रोदा भारत को क्या कहा था कि ये इधर के लोग अफ्रीकन हैं, इधर के लोग चिंपांजी हैं। वही सैम पित्रोदा हम तो एलओपी समझते हैं, लेकिन जो भारत को गाली विदेश में जाके दे, मेक इन इंडिया को गाली दे, बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग को गाली दे, वो देश का दुश्मन होगा। राहुल गांधी अमेरिका में हैं और इधर हिंदुस्तान में उनके बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल ने विदेशी धरती पर देश का अपमान किया, तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछली सरकारों को कोसते हैं, तो क्या देश का सम्मान होता है? राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए और अपनी कुंठा देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री बाहर जाके कहते उन्हें शर्म आती थी कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए, तब वो देश विरोधी बात नहीं थी। संविधान में जो पहले पृष्ठ पर लिखा है वो बता देना देश विरोधी कब से हो गया? इंडिया भारत, इंडिया दैट इज भारत विच इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये तो संविधान लिखा है, इनमें लिखा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस संविधान को बदलेगी? तो हमारा जो डर था, जो भय था भाजपा के बारे में, बिल्कुल सही था कि ये संविधान के खिलाफ। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो उनके बयानों पर सियासी तूफान जरूर उठता है। बीजेपी राहुल पर देश विरोधी बातें बोलने और बदनाम करने का आरोप लगाती है। इस बार भी राहुल के बयान को लेकर उम्मीद के मुताबिक ही सियासी घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 376 अंक चढ़कर 81,560 पर पहुंच गया। इसके साथ ही निफ्टी भी 84 अंक बढ़ गया और ये 24,936 पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सोना 700 रुपए सस्ता हो गया और अब राजधानी में 10 ग्राम सोने की कीमत 73,500 रुपए हो गई है। सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में भी गिरावट हुई है। चांदी 2000 से फिसलकर 83,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। नोएडा के सेक्टर 62 में स्वीडिश फर्नीचर और होम डेकोर कंपनी आइकिया अपना शॉपिंग सेंटर बनाने जा रही है। इसके लिए सोमवार को भूमि पूजन भी किया गया, जिसमें यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअली जुड़े। चर्चा है कि आइकिया शॉपिंग सेंटर दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा मॉल होगा, जिसमें करीब 5,500 करोड़ की लागत आएगी और करीब 9,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स को 18% से कम करने पर सहमति बन गई है। टैक्स में कटौती को लेकर अक्टूबर के अंत तक रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके आधार पर नवंबर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में बदलाव किए जाएंगे। इसके साथ ही बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया जा रहा है। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी प्लास्टिक कचरे की बढ़ती समस्या की, जो कि दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। पर्यावरण में जहर की तरह घुल रही प्लास्टिक से निजात पाने के सारे तरीके नाकाफी साबित हो रहे हैं। एक ताजा स्टडी में पता चला है कि भारत दुनिया में प्लास्टिक कचरा फैलाने वाले देशों में सबसे आगे है।
नेचर जर्नल में छपी स्टडी के मुताबिक भारत में हर व्यक्ति रोजाना 120 ग्राम प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। स्टडी के अनुसार इसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत में हर साल लगभग 93 लाख टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। स्टडी में कहा गया है कि भारत के बाद प्लास्टिक कचरा फैलाने वाले देशों में नाइजीरिया दूसरे और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है। नाइजीरिया और इंडोनेशिया मिलकर जितना प्लास्टिक कचरा पैदा करते हैं उससे करीब 2.7 गुना ज्यादा कचरा भारत से निकलता है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाले देशों में चीन चौथे नंबर पर और पाकिस्तान का 5वां स्थान है। एआई और मशीन लर्निंग के जरिए की गई इस स्टडी में दुनिया भर की ऐसी 50,000 शहरी और ग्रामीण जगहों की पहचान की गई है जहां सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। इस स्टडी में भारत सबसे आगे रहा क्योंकि भारत में ज्यादातर प्लास्टिक कचरा इकट्ठा नहीं किया जाता। शोधकर्ताओं के अनुसार दुनिया हर साल 5.7 करोड़ टन प्लास्टिक प्रदूषण पैदा करती है। रिसर्च बताती है कि इस 5.7 करोड़ टन प्लास्टिक कचरे का 2/3 से अधिक हिस्सा ग्लोबल साउथ देशों से आता है। रिसर्च के मुताबिक 52,500 टन से अधिक प्लास्टिक प्रदूषण के साथ अमेरिका सूची में 90 और लगभग 5,100 टन के साथ ब्रिटेन 135वें स्थान पर है। जाहिर है प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल और इसका ठीक से निपटारा न होना दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में जरूरी है कि हर व्यक्ति प्लास्टिक कचरे को कम करने में अपना योगदान दे ताकि पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखा जा सके। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। वैसे तो हम प्लास्टिक के लिए प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे चला देती है, पर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो उस पर ध्यान देती नहीं है। एक्चुअली देखा जाए छोटे मोटे वेंडर्स हो गए, जो भी हो गए, वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता। चाहे बच्चे खिलौने हो, कुछ भी चीज़ें हो, उस पर चीज़ें ध्यान नहीं दी जाती। बड़े बड़े बहुत सारे चला देते प्रोग्राम, जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें चला दी कि प्लास्टिक बैन होनी चाहिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें चला देते हैं। पर लेकिन जब देखते हैं दुकानों पे देखते हैं, पर लेकिन वो बैन होती नहीं एक्चुअली। और लोगों का यही है, हाँ सब्जी मंडी में भी कभी जाएं लोग ये करें कि जूट बैग ले जाएं, पर लेकिन नहीं लेते लोग, जाकर प्लास्टिक यूज़ कर लेते हैं। भैया को बोलते भैया एक थैली और दो, कम पड़ रही है मुझे, ऐसी चीज़ें बोल बोल के और ज़्यादा प्रमोट करते हैं कम करने की जगह। अभी क्या हम लोग जैसे बाहर निकलते हैं, हमको पता है कुछ ना कुछ लेके ही आना है, तो क्या है कि अपना घर से ही कैरी बैग लेके चले। जैसे कपड़ा वगैरह का है, जैसे कि अभी आप बता रहे हो इंडिया जो है 5 उसमें आ गया है, तो क्या है कि ये बड़ा मैटर है। इसको जो है प्लास्टिक अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये फ्यूचर में, अभी हमको नहीं, हमारे मतलब जो है फ्यूचर में हमारी जो पीढ़ी आने वाली है उसको झेलना पड़ेगा इस चीज़ को। तभी जो है प्लास्टिक को पूरी तरीके से गवर्नमेंट भी कहीं कहीं पे बैन किया है। इंदौर जैसे सिटी में अच्छा लोग फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग प्लास्टिक में नहीं, मार्केट्स में भी जाओगे तो कपड़े के ही थैलों में सब लोग कर रहे हैं अपना सामान जो भी लेके जाना है। India is known for a decent city and it's a clean city, but inside we know that many pollutions are happening. It's because of people only. So they are not putting everything in everything in a garbage or wherever the designated place. We are putting randomly, throwing all the plastics or any other things in roads, or even the educated people are doing it. देखो अदर प्लास्टिक यूज करना नहीं यूज करना ये सरकारों के हाथ में है, कंपनियों के हाथ में है। वो क्या करना चाहती हैं वो लोगों को ऑप्शन देंगी, जब लोग छोड़ेंगे। ऑप्शन ये देती नहीं, ये अपना माल बेच करके हिंदुस्तान का कूड़ा बना देती हैं और फिर कहती हैं मैं साइड से चली जाती हैं। जो भी कंपनी है, बाहर की है, यहाँ की है, उनके पास उनके जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिस देश को मैं गंदा कर रहा हूँ उसके खुद भागीदार हैं। अपना सामान बेच के और साइड से निकल जाना इस देश में, ये कहाँ का न्याय है? न्याय है, न्याय मिलना चाहिए इस देश के लिए, न्याय नहीं मिलता है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।